नमस्कार दोस्तों, ये हमारे NIOS पेडागोजी सीरीज की क्लास नंबर 13 है और इसमें हम कवर कर रहे हैं पाठ्यक्रम 501 यहाँ पे। और इसका हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा हो चुका है। चैप्टर नंबर 2 का हमारा यहाँ पे ब्लॉक नंबर 1 के चैप्टर नंबर 2 के हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ बचे हुए हैं, उनको भी यहाँ पे हम जल्दी कवर कर लेंगे। और हमारा ब्लॉक 1 यहाँ पे जल्दी कंप्लीट होने वाला है, जो कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा का एक सिंहावलोकन। और ये क्लासेस आपकी DSSB, एस्टेट, KVS सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही साथ इन क्लासेस की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा के सारोकार। ये एक छोटा सा इसमें टॉपिक है, इसको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। और अभी तक हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में 1986 तक की शिक्षा नीति को यहाँ पे कवर कर लिया है। तो अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरी इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उनको देख सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा का जो हमारा सरोकार है, इसका मतलब है कि जो यहाँ पर नीतियाँ या जो आयोग बनाए गए भारत की आज़ादी के बाद से 1986 तक या 1992 तक, तो उनका यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा शिक्षा के बारे में, उन्हीं चीज़ों की यहाँ पे विवेचना की गई है प्रारंभिक शिक्षा के सरोकार में। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो विभिन्न शैक्षिक मुद्दों से संबंधित सरोकार, विशेषकर प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित जो आयोगों और राष्ट्रीय नीतियों से प्राप्त हुए निम्नलिखित हैं। निम्न पंजीयन, प्राथमिक विद्यालयों में कुल पंजीयन बहुत निम्न पाया गया। अधिकांश बच्चे जो विद्यालय से बाहर थे, अधिक दूरी या भौतिक सुविधाओं के अभाव में विद्यालय नहीं जाते थे। तो यहाँ पे जो बात की गई कि जो आयोग बनाए गए, तो उन्होंने यहाँ पे नोटिस किया कि प्राथमिक विद्यालयों में जो पंजीयन की संख्या बहुत ही कम है, यहाँ पे निम्न पंजीयन की समस्या बहुत ही ज़्यादा व्याप्त है प्राथमिक विद्यालयों में। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला पॉइंट इसमें है, बीच में विद्यालय को छोड़ने वाले विद्यार्थियों की ऊंचाई दर, ड्रॉप आउट दर। तो हमने 1986 की शिक्षा नीति में बात की थी कि 1986 की शिक्षा नीति ने कहा कि विद्यालयों में ड्रॉप आउट की दर को कम किया जाए, साथ ही साथ स्टेग्नेशन को भी यहाँ पे कम किया जाए। तो वही यहाँ पे बात किया जा रहा है कि बहुत से कारणों से विद्यालय छोड़ देते हैं। अधिकांश ऐसे हैं जो गरीब होने के कारण काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। ड्रॉप आउट में अधिकांश लड़कियां होती हैं, जिन्हें उनके माता पिता छोटे बच्चों की देखभाल के लिए घर पर रहने के लिए विवश करते हैं। तो यहाँ पे आप ये समझ लो कि विद्यालयों में जो ड्रॉप आउट है वो बहुत अधिक है। इन शिक्षा नीतियों या आयोगों ने ये पाया, तो इन आयोग या समितियों ने पाया कि विद्यालयों में एक तो निम्न पंजीयन पहले से ही हो रहा है कि बहुत ही कम एडमिशन हो रहे हैं, और एडमिशन के बाद या पंजीयन के बाद भी विद्यालयों में बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो पंजीयन के बाद भी अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं करते और पहले ही विद्यालय को छोड़ देते हैं। और इनमें अधिकांश लड़कियां होती हैं या अधिकांश गरीब घर के यहाँ पे बच्चे होते हैं, जो पैसा कमाने की वजह से या काम करने की वजह से विद्यालयों को यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसमें अगला पॉइंट हमारा आ जाता है, कम योग्य एवं अप्रशिक्षित अध्यापकों के कारण गांव में रहने वाले बच्चे गुणवत्ता शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वर्तमान वर्षों में योग्य अध्यापकों की संख्या बढ़ी है। इसका कारण है सरकार तथा निजी समूहों के प्रयासों से ग्रामीण अध्यापकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण में सुधार लाया जाना। तो यहाँ पे ये भी कहा गया इसमें कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पे योग्य अध्यापकों या शिक्षकों की बहुत ही कमी थी, लेकिन जैसे जैसे नीतियाँ आगे बढ़ी तो उनको भी यहाँ पे दूर करने के प्रयास किए गए। अगला पॉइंट है, ग्रामीण विद्यालयों के लिए अधिक अध्यापकों की प्राप्ति के लिए राज्य के दिशा निर्देशों के कारण कठिनाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत उच्च विद्यार्थी अध्यापक अनुपात को ही स्वीकृति दी जाती है। उच्च विद्यार्थी अध्यापक अनुपात से मतलब है कि अधिक विद्यार्थियों पे कम शिक्षकों की यहाँ पे बात की जा रही थी राज्य के दिशा निर्देशों में। इस वजह से भी ग्रामीण विद्यालयों में यहाँ पे अध्यापक की कमी थी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, शिक्षा की गुणवत्ता निम्न स्तर की होने से सफल विद्यार्थियों की गुणवत्ता असंतोषजनक थी। अगर शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तो जो विद्यार्थी सफल भी हो जाएंगे तो वह बहुत ही अच्छे शिक्षित नहीं होंगे, वह अपने जीवन में शिक्षा से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं उठा पाएंगे अगर उनको शिक्षित करने में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उनको प्रदान नहीं की गई हो। तो इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है यहाँ पे
कि पूर्व प्राथमिक तथा प्रारंभिक विद्यालयों में नेतृत्व तथा पर्यवेक्षण को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। यह कार्य अधिक से अधिक अध्यापकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण देने से किया जा सकता है, जिसमें प्रधानाध्यापक व पर्यवेक्षक भी सम्मिलित होने चाहिए। वर्तमान परीक्षा प्रणाली को सतत एवं व्यापक परीक्षा प्रणाली से बदलना, असमानता, लैंगिक विषमता, शहरी ग्रामीण विषमता, क्षेत्रीय विषमता आदि सूचना संचार प्रौद्योगिकी के प्रति सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण करना, यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे सुझाई गई। इसके बाद जो हमारा कोठारी आयोग और साथ ही साथ 1986 की जो शिक्षा नीति ने 8 वर्षीय 10+2+3 की जो शिक्षा प्रणाली दी थी, उसके बारे में यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली की संरचना के बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ऐसा सोचा गया कि देश के सभी भागों में मोटे तौर पर एक जैसी शैक्षिक संरचना बनाना लाभदायक होगा और अंतिम उद्देश्य 10+2+3 प्रणाली अपनाई गई, जिसमें 2 वर्ष की सीनियर सेकेंडरी अवस्था जो स्थानीय परिस्थिति के अनुसार विद्यालयों, महाविद्यालयों या दोनों में हो सकती है। शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत, जैसा कि कोठारी आयोग ने प्रस्तावित किया था, 10+2+3 प्रारूप के आधार पर समान शैक्षिक संरचना पर अनुशंसित किया गया। विद्यालयी शिक्षा की इस एक समान संरचना को सारे देश में अपना लिया गया। हालांकि राज्यों के अंदर कुछ बातों के संदर्भ में विभिन्नताएं थीं, जैसे प्राथमिक विद्यालयों में कक्षाओं की संख्या कितनी हो, हाई तथा सीनियर सेकेंडरी में कितनी कितनी कक्षाएं हों, प्रथम कक्षा में प्रवेश पाते समय आयु कितनी होनी चाहिए, शिक्षा का माध्यम सार्वजनिक परीक्षा, हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई, 1 वर्ष में अध्यापन दिवस, शैक्षिक सत्र, छुट्टियों की अवधि, शुल्क संरचना, अनिवार्य शिक्षा आदि। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि कोठारी आयोग और 1986 की शिक्षा नीति ने यहाँ पे प्रस्तावित किया था 10+2+3 की जो हमारी संरचना थी शिक्षा प्रणाली की, इसको तो इस संरचना को सारे देश ने अपना लिया। लेकिन यहाँ पे जो राज्य थे, तो राज्यों के अंदर कुछ संदर्भों में यहाँ पे विभिन्नताएं देखी गई, जैसे यहाँ पे कितनी कक्षाएं होंगी प्राथमिक की या उच्च प्राथमिक की, या हाई सीनियर सेकेंडरी में कितनी कितनी कक्षाएँ होंगी, साथ ही प्रथम कक्षा में प्रवेश के समय आयु क्या होगी बच्चे की, या उसका माध्यम क्या होगा, सार्वजनिक परीक्षा कब होगी, हिंदी या अंग्रेजी की पढ़ाई कैसे दी जाएगी वहाँ पे, या 1 वर्ष में अध्यापन दिवस कितने होंगे, या छुट्टियाँ या शुल्क संरचना। तो इन सब चीज़ों पे यहाँ पे विभिन्नताएं पाई गई, क्योंकि हमारा देश विविधताओं से परिपूर्ण है। यहाँ पे किसी समय किसी जगह पे बहुत अधिक सर्दी हो रही है, कहीं पे गर्मी हो रही है, तो सभी जगह पे एक तरह की शैक्षिक प्रणालियाँ या एक समय की अवधि यहाँ पे निर्धारित नहीं की जा सकती। तो इसी वजह से देश के अलग अलग भागों में, अलग अलग राज्यों में अपने हिसाब से उन्होंने यहाँ पे इसको निर्धारित किया, छुट्टियों के अवधि को, शुल्क संरचना को, या अध्यापन दिवस, ये सब जितने भी थे, तो इनको यहाँ पे अपने अपने हिसाब से, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से राज्यों ने यहाँ पे इनको निर्धारित किया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रारंभिक अवस्था के अंतर्गत प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक या मिडिल अवस्थाएं आती हैं। 10 वर्षों का आगे का विभाजन इस प्रकार है। प्रारंभिक स्तर में 5 वर्ष का प्राथमिक तथा 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक। यहाँ पे 5 वर्ष का प्राथमिक का मतलब होता है 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएँ, और उसके बाद 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक का अर्थ होता है आपकी 6 से लेके और 8 तक की, 6, 7 और 8 तक की कक्षाएं। इसके पश्चात 2 वर्ष का उच्च विद्यालय यहाँ पे जो आपका होता है 9th और 10th यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि 5 वर्ष का आपका प्राथमिक, 3 वर्ष का आपका उच्च प्राथमिक, इसके पश्चात 2 वर्ष का आपका उच्च विद्यालय यहाँ पे होगा। तो नीचे दी गई तालिका में अधिकांश राज्यों की स्कूली व्यवस्था के विभाजन को दर्शाती है। तो यहाँ से प्रमुख रूप में मैक्सिमम राज्यों ने भारत के इसी चीज़ को यहाँ पे अपनाया, जो आपके यहाँ पे सारणी देखने वाले हैं कि कक्षाएं क्या हैं, उनकी अवधि क्या है, आयु स्तर क्या है। तो यहाँ पे पूर्व प्राथमिक आपकी नर्सरी हुआ, LKG या UKG हुआ, तो इसकी अवधि आपकी 2 वर्ष की थी, और इस पे जो आयु स्तर था आपका 3 से 6 वर्ष का यहाँ पे आयु स्तर था। इसके बाद आपका निम्न प्राथमिक स्तर था, इसकी आपकी कक्षाएं 1 से लेकर 5 तक थी, और ये 5 वर्ष तक थी। इसकी अवधि इसकी आयु आपकी 6 से 11 वर्ष तक की थी, ठीक। इसके बाद आपका उच्च प्राथमिक यहाँ पे कक्षा 6 से लेकर 8 तक था। इसके बाद इसकी जो अवधि थी ये 3 वर्ष की थी, और इसमें जो आयु थी आपकी 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों का इसमें आयु सम्मिलित था।
इसके बाद आपका माध्यमिक यहाँ पे कक्षा 9 से कक्षा 10 तक, और ये आपकी 2 वर्ष तक थी, और इसमें आपके 14 से लेकर 16 वर्ष तक के बच्चे शामिल थे। इसके बाद आपका वरिष्ठ माध्यमिक, इसमें कक्षा 11 से लेकर 12 तक था, और इसमें आपके 2 वर्ष की अवधि शामिल थी, और इसमें जो आपके बच्चे थे 16 से 18 वर्ष के आयु के थे। तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं। तो अगर इसमें आगे बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे पूर्व प्राथमिक की बात करते हैं। तो यहाँ पे भारतीय शिक्षा की सामान्य संरचना में प्राथमिक शिक्षा बच्चे के अधिगम का आधार निर्मित करती है। इसे नर्सरी, निम्न किंडरगार्टन तथा उच्च किंडरगार्टन में विभाजित किया गया है। इस अवस्था में बच्चे को औपचारिक विद्यालय जीवन से परिचित कराया जाता है। इसके अतिरिक्त उसमें लेखन तथा पठन कौशलों का विकास करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे निम्न प्राथमिक की, एक बच्चा उच्च किंडरगार्टन उत्तीर्ण करने के पश्चात अथवा सीधे किसी प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश पाता है। निम्न प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी को विभिन्न विषयों के बारे में पता चलता है। प्राथमिक विद्यालय पाठ्यचर्याओं में सामान्य शिक्षा पर बल दिया जाता है, जिसके अंतर्गत बेसिक विषय पढ़ना जैसे पढ़ना, लिखना तथा अंकगणित आता है, तथा अनुपूरक के रूप में इतिहास, नागरिक शास्त्र तथा भूगोल एवं पर्यावरण विज्ञान आते हैं। अधिकांश राज्यों में आयु वर्ग 6 से 11 वर्ष के बच्चे इस आयु में कक्षा 1 से 5 में पढ़ते हैं, तथा कुछ राज्यों में इस अवस्था में 1 से लेकर 4 तक की कक्षाएं होती हैं। यहाँ पे आपको जो पश्चिम बंगाल है, ठीक है, जो आपका पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे इसी तरह की प्रणाली है कि यहाँ पे जो आपकी प्राथमिक कक्षाएं होती हैं वो 1 से लेकर 4 तक ही होती हैं। इसके बाद आपका निम्न प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम प्रायः मातृभाषा होती है, जो कि हिंदी अथवा कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा होती है। तो यहाँ पे हम मातृभाषा को अधिक जोर देते हैं या क्षेत्रीय भाषा पे अधिक फोकस करते हैं निम्न प्राथमिक में। और आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पश्चिम बंगाल है या कुछ राज्य हैं जहाँ पे निम्न प्राथमिक की कक्षाएँ आपकी 1 से 4 तक की होती हैं। इसके बाद आपका आ जाता है उच्च प्राथमिक स्तर। इस स्तर पर कक्षा 6 से 8 तक पढ़ने वाले बच्चे आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर से दूसरी भाषाएं अंग्रेजी या हिंदी, यदि हिंदी मातृभाषा नहीं हो तो लागू कर दी जाती है। कक्षा 5वीं के बाद अंग्रेजी भाषा को लागू कर दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको अंग्रेजी या हिंदी आप ले सकते हो। यहाँ पे त्रिभाषा फार्मूला भी लागू होता है कक्षा 6 से लेके 8 तक में, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ कहीं भी अगर आपकी हिंदी मातृभाषा नहीं है तो यहाँ आपको हिंदी पढ़ सकते हो आप, इसके लिए आप बाध्य नहीं हो, लेकिन आप चाहो तो आप हिंदी पढ़ सकते हो या हिंदी अंग्रेजी में से आप कोई भी यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, ठीक। तो ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी। यहाँ पे कुछ पॉइंट हमारे इसमें छूट रहे थे कि 8 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली की संरचना, हमारा एक टॉपिक ये था, और दूसरा टॉपिक यहाँ पे हमारा था प्रारंभिक शिक्षा के सरोकार। तो इनको भी यहाँ पे हम कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये टॉपिक बहुत शॉर्ट में थे और इनको आपकी बाहर से कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे 1992 की शिक्षा की नीति के बारे में, जिसके बारे में NIOS ने कुछ खास डिटेल में अपने बुकलेट में यहाँ पे नहीं दिया है। तो हम उससे पहले यहाँ पे 1992 की शिक्षा नीति के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो को पसंद आती है वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।